हेलो बच्चों, हम क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाया है, तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में कवर्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स, और ये आपके बेसिकली बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, बोर्ड्स में इसको पढ़ के आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊँगा टॉपिक के बारे में, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, आप रीड करके समझ जाओगे इसलिए, बट फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का, नोट्स को डाउनलोड करने का, जिसमें पासवर्ड लगा है एक्चुअली, तो थोड़ा सा आगे मैं पासवर्ड बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12। ओके, तो पहला इसमें एड्जॉर्प्शन, मेन इसमें खेल है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन तो आप पढ़ चुके हो क्या होता है, डेफिनेशन याद नहीं होगी लेकिन समझते होगे क्या होता है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस। ठीक है, एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना, मॉलिकुलर स्पीसीज का सरफेस पे जमा होना, rather देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन। ठीक है, मॉलिकुलर स्पीसीज का सरफेस पे जमा होना उसके किसी भी मतलब सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे जमा होना, उनके अंदर ना जाना। ठीक है, सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज, उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सा आगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सब्सटेंसेस और स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे दो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एक ही चीज़ के लिए, सब्सटेंसेस या फिर स्पीसीज विच एक्यूमुलेट्स एट सरफेस इज एड्जॉर्बेट। यहाँ पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दो टर्म्स आई हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक सॉल्यूशन में पढ़ते हैं ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही एड्जॉर्प्शन में हम पढ़ते हैं एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो एक बार और सब्सटेंस और स्पीसीज विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस, मतलब जो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एड्जॉर्प्शन का। जैसे कि आप अपने टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आप पानी का ग्लास लेके रखे हो क्योंकि पढ़ते समय प्यास लगती है, तो आप गलती से आपके हाथ से टेबल पे पानी गिर गया। ठीक है, और एज्यूम करो कि आपके टेबल पे सिर्फ एक कॉपी है और बाकी और टेबल पे कोई कपड़ा नहीं है। ठीक है, उस टेबल पे गिर गया और वो माइका का टेबल है, मतलब उस पर लकड़ी की जो अच्छी लेयर रहती है जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती वो लगी हुई है। तो क्या होगा, वो पानी उस पर रुक जाएगा, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब अंदर नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर ही अटक जाएगा। कभी ट्राई करके देखना। ठीक है, टेबल के ऊपर पानी गिरा के देखना, तो उसी पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वो एड्जॉर्बेट है। ठीक है, पानी जो है वो टेबल के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब वो एड्जॉर्बेट है। ठीक है, और द मटेरियल इन विच द एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस मटेरियल पे जिसके ऊपर ये प्रोसेस सब हो रहा है एड्जॉर्प्शन का, वो है एड्जॉर्बेंट, BENT। ठीक है, तो पानी और टेबल के एग्जांपल में जो पानी है वो एड्जॉर्बेट है। ठीक है, और जो टेबल है वो एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, और मैंने भी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, जैसे भी कोरोना चल रहा है, तो जर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ मास्क इज एड्जॉर्बेट एंड मास्क इज एड्जॉर्बेंट। हम मास्क क्यों लगाते हैं? जर्म्स से, वायरस से बचने के लिए, क्योंकि जो वायरस रहता है वो हमारे नाक में ना जाके हमारे मास्क के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, मतलब जमा हो जाता है आके, तो वो जो जर्म्स है वो क्या है, एड्जॉर्बेट है। ठीक है, और जो मास्क है वो हमारा एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट यानी सरफेस, एड्जॉर्बेट यानी जो जर्म्स हैं या फिर जो चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं। ओके, इसका एक छोटा सा इमेज भी है मेरे पास जो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं वो जो ब्लैक लाइन से यहाँ पे जो बनी हुई है वो एड्जॉर्बेंट है, मतलब जो सरफेस हैं, और जो सर्कल बने हैं वो एड्जॉर्बेट हैं। ठीक है, या जैसे कि यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट अंदर, मतलब उसके अंदर पानी जाएगा नहीं, पानी बाहर ही रहेगा। जो भी एड्जॉर्बेट है वो बाहर ही रहेगा, उसके अंदर कुछ एक्यूमुलेट पेनिट्रेट नहीं होने वाला, एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। एब्जॉर्ब इज़ अ गुड वर्ड उसके अंदर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, बाहर ही रहेगा एड्जॉर्बेट। वो सर्कुलर फॉर्म्स में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एड्जॉर्बेट है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वापस आते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिनिया जेल, क्ले, कोलाइड्स, ये सब एक गुड एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट मतलब जो सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मटेरियल इन विच द एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, मोर द सरफेस एरिया मोर द एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें हम इस एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते ना आप अपने ब्रेन में मतलब वो रखिए कि व्हाट वी से कि एक सेकेंड, आई थिंक स्क्रीन नोटिस एंड इज ऑन। हाँ,
कि आप एक ना वो टेबल पे जो आप पानी गिराया हो ना, उसका एग्जांपल अपन सोच के रखो, ठीक है। मोर द सर्फेस एरिया मोर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मान के चलो आप एक स्टूल के ऊपर पानी गिरा दिए, ठीक है, और स्टूल की जो बाउंड्रीज हैं वो कवर्ड हैं, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर में ऐसे दीवार लगी हुई है मान के चलो, ठीक है। तो उस पर आप पानी गिराओगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मतलब पानी का फैलाव ज़्यादा नहीं होगा। और मान के चलो आप अपने स्टडी टेबल जो कि काफ़ी बड़ी है उस पर पानी गिराओगे तो पानी ज़्यादा फैलेगा, पानी बहेगा इधर उधर, ठीक है। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं हो, उसमें वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पे बाहर में ही वो रहेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जैसे आपने छत पे एक बाल्टी पानी गिरा दी, ठीक है, और मान के चलो आपने अपने छोटे से रूम में एक बाल्टी पानी गिरा दी, तो छत पे जो होगा वो ज़्यादा पानी फैलेगा, है ना, ज़्यादा दूरी तक जाएगा, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा, और आपके रूम में कम होगा। रूम में वैसे पानी गिराना मत, ओके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इज़ डीजॉर्प्शन, ठीक है। जब भी एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, वो टेबल पानी वाला एग्जांपल माइंड में रखना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, टेबल के ऊपर पानी गिरा दिया, भाई पानी गिराया हो तो उसको साफ़ तो करना पड़ेगा, तो पानी को अपने हाथ से, कपड़े से, किसी भी चीज़ से साफ़ कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस, किसी भी सरफेस से एक्चुअली एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को रिमूव करने को हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी अगर जो प्रोनाउंसिएशन में भी इतना मतलब मिस्टेक हो जाती है मेरे से भी, सबसे भी, कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसनट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस पे ही कंसनट्रेट होगा, एंड डू नॉट पेनिट्रेट टू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो ये कह रहा है एब्जॉर्प्शन में जो आपने जो वो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होगा, उसके अंदर जाके वो पेनिट्रेट नहीं होगा, वो अंदर घुसने नहीं लगेगा उसके, ठीक है। और डू नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट, वाइल इन एब्जॉर्प्शन द सरफेस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आपने कपड़े के ऊपर पानी डाला तो कपड़ा क्या करेगा, वो पानी को थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आपने किसी भी एड्जॉर्बेंट पे पानी डाला तो इसको अंदर नहीं खींचेगा, वो ऊपर ही रहेगा, बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस था। और ये एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना। अब सरफेस फिनोमिना क्यों है, क्योंकि जो हमारा जो सब्सटेंस है वो तो सरफेस पे ही रुक जा रहा है ना, इसीलिए एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। और एब्जॉर्प्शन जो कि बल्क के अंदर जा रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो पानी जो है वो कपड़े के अंदर जा रहा है, मतलब भाई अंदर जा रहा है, मतलब वो बल्क फिनोमिना है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा समझने वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने। चॉक स्टिक इज़ डिप्ड इन इंक, ठीक है। चॉक स्टिक को हमने इंक में डिप किया, तो अभी क्या होगा, चॉक स्टिक को इंक में डिप करोगे ना और फिर निकालोगे, इंक जानते हो ना, पहले पेन्स में यूज़ करते थे, अभी भी पेन्स में यूज़ करते हैं, और वो पहले वो थोड़ा सा टच करके लिखते थे, तो इंक में आपने उसको डिप किया, तो आप निकालोगे उसको बाहर तो आपको देखोगे कि चॉक के सरफेस पे तो इंक लगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आप उस चॉक को तोड़ के, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का चॉक है, उसके सरफेस पे चॉक लगा होगा, लेकिन उसको आप तोड़ के देखोगे कि भाई अंदर में, चॉक के अंदर में तोड़ के देखोगे उसको, आपने उस हिस्से को तोड़ दिया जिस हिस्से पे इंक लगा हुआ था, सर्कुलर हिस्से को, फिर उसको अपने बीच से काटा, तो आपने देखा कि अंदर में थोड़ा थोड़ा गीला तो हुआ है लेकिन इंक नहीं है, ब्लू नहीं है, वो वाइट ही है चॉक, ठीक है। तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन भी हुआ है, एब्जॉर्प्शन भी हुआ है, ठीक है। जैसे कि इंक में क्या रहता है, इंक में पानी और इंक वहाँ पे सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट की भाषा में आप ज़्यादा अच्छे समझोगे, सॉल्यूशन पढ़ चुके होगे तो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, पानी जो है वो चॉक के अंदर घुस जाएगा, लेकिन जो इंक है, सॉल्यूट है, वो पानी के चॉक के अंदर नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन, क्योंकि जो मेन मटेरियल है वो बाहर ही रुक गया, और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहा है, इसलिए इसको SORPTION भी बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो फटाफट याद कर लेना। एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, पूछ सकते हैं शायद MCQ में। एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, क्या है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक है तो डेल H की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। एंट्रोपी भी इसकी नेगेटिव होगी, रीज़न देख लेना,
या अभी तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से याद ही कर लो, ठीक है। तो और यहाँ पे एक गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला भी आप आई थिंक आपको पता होगा, 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इस साल भी केमिकल काइनेटिक्स में है। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए एब्जॉर्प्शन में डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिजियोज ऑप्शन और केमियोज ऑप्शन में यहाँ पे अपने को डिफरेंस बताया है ना, और ये बुक में भी है हाँ है बुक से लिखा मैंने, ठीक है, बुक में भी है फिजियोज ऑप्शन और केमियोज ऑप्शन। तो इसको समझने के लिए मैं आई थिंक आप तो इजीली समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मान के चलो कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा होता है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसमें टीचर्स काफ़ी सारा अपन 7वीं 8वीं में थे आई थिंक, तो डिफरेंस पूछते थे, ठीक है। ये केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो आपको पता होगा, ठीक है। मतलब उसके रेफरेंस से लेके इसको चलोगे ना तो समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले देखो फिजियोज ऑप्शन क्या होता है और केमियोज ऑप्शन क्या होता है। फिजियोज ऑप्शन, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस। और मैं आपको बता दूँ वंडर वॉल फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे कमज़ोर फोर्सेस होते हैं, सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो उस कमज़ोर फोर्स से ये बंधा होता है फिजियोज ऑप्शन, ठीक है। और केमियोज ऑप्शन, इट इज़ कॉज बिकॉज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमियो से समझ में आ रहा है केमिकल होगा, ठीक है। केमियोज ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो रेफरेंस देने का मेरा अर्थ ये है कि मतलब जैसे कि फिजिकल चेंज जो रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है, ठीक है। और जो केमिकल चेंज रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, मतलब केमिकल्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा हीटिंग भी रहता है, थोड़ा सा एनर्जी वर्जी इधर उधर ट्रांसफ़र होती है। फिजिकल चेंज में तो खटाखट काम होता है, जैसे लकड़ी को काट दिए, पेड़ को काट दिए तो वापस नहीं हो सकता, ऐसा मतलब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ, ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, उसका एग्जांपल मैं बहुत ही छोटा सा लिया है, वाटर ऑन टेबल के ऊपर आपने पानी डाला तो क्या हो गया, वो पानी को ऐसे हाथ से मारोगे तो हट जाएगा, फिजियोज ऑप्शन है, ठीक है। और इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, जैसे आपके घर के दीवारों पे आपने पेंट कर दिया, पेंट करवाती हैं ताकि अच्छा दिखे, पेंट कर दिया, अब उसको निकाल के बताओ आप नॉर्मली जैसे वाटर को एक हाथ मार के, नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ केमियोज ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक। मैं जहाँ रीड कर रहा हूँ आप वहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए प्लीज़, ठीक है। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। फिजियोज ऑप्शन है रिवर्सिबल इन नेचर, केमियोज ऑप्शन इट इज़ इरिवर्सिबल नेचर। जहाँ केमिकल की बात आई इरिवर्सिबल तो होगा भाई, ठीक है, क्योंकि केमिकल अब ऐसा तो केमिकल थोड़े वो होते हैं मतलब जिद्दी रहते हैं, एक बार बन गए तो बन गए, ठीक है। और फिर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड रेडली, ठीक है। जो लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ये भी। और ये जो केमियोज ऑप्शन है वो भी इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एब्जॉर्बेंट, सो केमियोज ऑप्शन, ठीक है। और इसमें ये मतलब ये डिफरेंस नहीं बता रहा है एक्चुअली, ये मतलब बता रहा है कि प्रॉपर्टीज़ बता रहा है शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ लो, फिजियोज ऑप्शन में एब्जॉर्प्शन की एंथैल्पी कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। और केमियोज ऑप्शन में केमिकल्स हैं, जूल एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए 80 से 240 kJ पर मोल होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मतलब ये है वाई, ये वाई वाला क्वेश्चन मिल गया अपने को कि ऐसा क्यों भाई, कि इसमें लो टेम्परेचर है फिजियोज ऑप्शन में और केमियोज ऑप्शन में हाई टेम्परेचर है। तो अभी आपने ऊपर में देखा कि ये जो है फिजियोज ऑप्शन वो वंडर वॉल फोर्सेस से बना है, और वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और केमियोज ऑप्शन केमिकल बॉन्ड वाले फॉर्मेशन से बना है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए वो इरिवर्सिबल भी होती हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर फेवर क्यों है, क्योंकि अरे भाई जैसे ही उसको हीट करोगे तो क्या बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हुई मतलब कहानी ख़त्म, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बहुत ही ईजिली वो ब्रेक हो जाएंगे बॉन्ड्स, इसीलिए उसके लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे, सब्सटेंस खत्म होती जाएगा, तो वो कम होते जाएगा सब्सटेंस। हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे भी आपने देखा होगा कि हम चीनी पानी में डाल देते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है ना उसमें, तो उसको आप नॉर्मली छोड़ दोगे तो टाइम लगेगा घुलने में, लेकिन आप उसको हीट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, कोई एक्टिवेशन एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है इसमें,
ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है लो टेम्परेचर देने की थोड़ी ज़रूरत होती है, वो तो पहले से ही लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इस नीडेड समटाइम्स ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने अभी चीनी और पानी डाल दिया, अब गैस चालू करके हीट दे रहे हो उसको, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक और 2-3 पॉइंट और है। बोथ डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, दोनों सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो उनकी मेन एक्चुअल प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है उनकी, ये सरफेस पे डिपेंड करते हैं। इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बढ़ाओगे ये बढ़ जाएंगे, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और जो केमियोज ऑप्शन है, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर पे, अभी हाई प्रेशर की कहानी पूरी आएगी। हाई प्रेशर पे ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर दिखाते हैं। और ये जो केमियोज ऑप्शन है, इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। और हाँ, ये इसमें जो लिंक में जो पासवर्ड था वो है क्या था, थैंक यू, THANKYOU। और इस पासवर्ड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, उसके पहले मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, कुछ टर्म्स जो हमको जान लेनी चाहिए। आइसोथर्म क्या होता है, प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे प्रोसेसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, वहाँ पे हम लोग आइसोथर्म वर्ड यूज़ करते हैं। आइसोबार, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम लोग कोई भी प्रोसेस करवाते हैं तो हम लोग आइसोबार का यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट हीट पे जब हम लोग काम करवाते हैं, प्रोसेस कोई कांस्टेंट हीट पे करवाते हैं तो उसको एडियाबैटिक बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो अब एड्जॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का, मान के चलिए ये सारे जो ये टॉपिक जो है, मतलब आप एक रूम में ये एड्जॉर्प्शन का काम करवा रहे हैं, जिस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है और वो ना ही बदलेगा, कुछ भी कर लो, और उस रूम पे एड्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वो बता रहा है, मतलब पूछ रहा है, आई थिंक, ठीक है। और ये जो है वो फ्रेडलिक इक्वेशन है, जो कि आपको सिंपली याद करना पड़ेगा, सॉरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p to the power 1/n। यहाँ पे x मास ऑफ एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट समझ गए होंगे आप। m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे k लगा दिए, कांस्टेंट लगा दिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिए, x/m इज इक्वल्स टू k p to the power 1/n, n इज ग्रेटर देन 1, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द वेरिएशन मतलब चेंज इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय द एड्जॉर्बेंट with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curved term as adsorption isotherm, ठीक है। The amount of gas absorbed by the adsorbent, कितना amount of gas adsorbent ने absorb किया, ठीक है, ये भी समझो, ठीक है। absorb किया कितना amount of gas adsorbent में with pressure at constant temperature, तो मतलब the variation in the amount of absorbed gas, ठीक है, गैस एब्जॉर्ब मतलब कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, उसमें कितना वो वेरिएट हुआ, एब्जॉर्बेंट ने कितना गैस एब्जॉर्ब किया, कितना अमाउंट ऑफ गैस, और उसमें कितना वेरिएशन हुआ प्रेशर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो याद कर लेना, ठीक है। और ये कुछ बातें हमें एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में है अगर जो, तो जानने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन फेज का मतलब है कोई लिक्विड फेज में, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन फेज में सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन MCQ में पूछ सकता है कि व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, हीट बढ़ाएंगे, ऐसा तो डिक्रीज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, ये तो हमने पढ़ा था, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये तो मतलब थोड़ी साफ सी बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक सॉल्यूशन, एक पानी का सॉल्यूशन है, उसमें अपन ने क्या किया कि चौक को बूटी करके डाल दिया, ठीक है। तो मान के चलो कि 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम हमने चौक डाला, तो वो क्या करेगा कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, लेकिन बिखरे हुए रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। तो उस पर एड्जॉर्प्शन डिपेंड कर, अब 100 ग्राम में हमने 50 ग्राम चौक डाल दिया,
तो फिर ऐसे गाढ़ा थिकनेस वाला बन जाएगा, तो उस पर एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है एक सॉल्यूशन में एड्जॉर्प्शन, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट। अब भाई जरूर डिपेंड करेगा, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा था चारकोल है, सिलिका है, तो जैसे जैसे चीज़ें वेरिएट होगी वैसे वैसे तो एब्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट पे डिपेंड करेगा ही वो, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करता ही है ना एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक छोटा सा फॉर्मूला बस सेम है, एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इंटू सी टू द पावर 1/n, और यहाँ पे सी कंसंट्रेशन है और n इंटेंसिटी है, ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, उसका एप्लीकेशन मेन वही कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ हाई वैक्यूम बनाने में, गैस मास्क बनाने में, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब आपको याद करना है। जैसे कि पूछ ले एग्जाम में, मतलब ऐसे बोल दिए एक मार्क्स में कि लिखो एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस इन क्यूरिंग डिसीज, फ्लोटेशन प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर एंड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये आगे का छोटा छोटा ब्रीफ में दे देते हैं। आई थिंक ये 2 या 3 वीडियो में छोटे छोटे में कंप्लीट हो जाएगा, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना,